नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 में। इसके अंतर्गत आपको एक महामैराथन क्लास मैं लेने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने एक महामैराथन क्लास ले रखा है जो कि आपको अपलोड है। साथियों, आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे आज की क्लास में। पिछली क्लास में जो फर्स्ट क्लास है इसमें भी हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा था। आज के भी क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने ले रखा है। मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे चैप्टर का हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। ध्यान रखना कि आपको क्लास फास्ट करके नहीं देखना है। वजह ये है कि जो हम क्वेश्चन के अंतर्गत अलग अलग क्वेश्चन बताते रहते हैं वो आपके एक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन और एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से देख करके चलना है, तब तो सफलता मिलेगी आपको, ठीक है ना। और निश्चिंत रहना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक मैं हूं तब तक आपको डर नहीं लगनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए। जरा बताना कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। कह रहा है मनोधन योग हो जाएगा, मनाधन योग होगा, मनाधन आयोग होगा या मनोधन योग हो जाएगा। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मनधन योग। क्या हो जाएगा? मनधन योग। आप यहां पर देख लीजिए कि मनधन योग, मनाधन योग, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले अस्वर है ना। तो अगर विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद य और अलावा आ जाता है तो विसर्ग का परिवर्तन मेरे दोस्तों ओ में हो जाता है। किस में होता है? ओ में। तो ये हो जाता है, बन जाता है आपका मनोयोग। क्या बनेगा? मनोयोग। अच्छा, इसमें संधि कौन सी है? आप देख सकते हैं कि यहां पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद यह आया है। तो अगर कभी भी विसर्ग के बाद यह क्या है? एक व्यंजन है ना। तो विसर्ग का योग अगर स्वर से हो जाए या व्यंजन से हो जाए तो विसर्ग का योग स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? तो विसर्ग संधि कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, संधि कितने प्रकार की होती है भाई? संधि आपके 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। ये आपको पता है, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक है ना। स्वर संधि के कितने भेद हैं? अगर पूछ दे कितने भेद, तो आप कहेंगे कितने भेद, तो आप कह देंगे कि भाई स्वर संधि के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। चलिए, 2 क्वेश्चन मैंने और देख लिया यहां पर, इसीलिए कह रहा हूं कि मन से पढ़िए, एक एक चीजों को सुनते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग बताइए कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये कह रहे हैं निशिदिन। निशिदिन माने होता है जैसे प्रत्येक दिन, तो यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। त्रिभुवन, त्रि शब्द आपका लग गया है। भुवन मीन्स होता है क्या? लोक या संसार। अब त्रिभुवन का मतलब 3 भवन मत समझिएगा। त्रि का मतलब होता है 3, यह आपका 3 हो गया। और भुवन एक शब्द आता है भवन। भवन मीन्स क्या होता है? घर होता है, घर होता है। और भुवन मीन्स क्या होता है? संसार होता है। लोक या संसार इसको कहते हैं, लोक या संसार। त्रिभुवन यानी तीनों संसार की बात कर रहा है। तो कभी भी अगर उत्तर पद आपका प्रधान है और पूर्व पद एक संख्यावाची विशेषण लगा हुआ है तो यहां पर द्विगु समास हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? आप कहेंगे किसमें? द्विगु समास हो जाएगा। बात करते हैं नीलकंठ की। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो भैया नीला कंठ किसका होता है? नीला कंठ किसका होता है? आप कहेंगे अर्थात शिव जी। अर्थात कौन? शिव जी। तो जरा मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर 2 पद हैं, सुनिए ध्यान से, अगर घर में 2 लड़के हैं, दोनों लड़के का नालायक हैं, क्या है? दोनों लड़के नालायक हैं, और दोनों लड़के नालायक है तो फिर तीसरा कोई लायक हो जाएगा, है ना। ऐसे पिता को जिनके पास खूब संपत्ति है लेकिन 2 लड़के हैं, दोनों नालायक हो गए, ऐसा भी होता है। और तीसरा बाहरी कोई अगर लायक हो गया तो इसी को तो कहते हैं बहुब्रीहि समास। इसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। यानी दोनों पद अप्रधान हैं। ये जो दोनों पद हैं ये क्या हैं? अप्रधान हैं। यानी इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किंतु दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे को प्रधान बना देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। मेरे साथ क्षमा चाहता हूं मैं, इसी कहते हैं बहुब्रीहि समास। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास में एक बात और याद कर लेना कि जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी योगारूढ़ होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर सी ही हो जाएगा। अगला कह रहा है पुरुष सिंह।
तो पुरुष सिंह, पुरुष है जो सिंह, पुरुष है जो सिंह, ध्यान रखना, पुरुष है जो सिंह। ठीक है, तो इसको पुरुष सिंह है जो अगर बीच में आया, सुन लेना, अगर है जो यही वाक्य के अंत में आता है तो अब बहुव्रीहि समास, और है जो बीच में आया तो हम कहेंगे कि हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरे का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खरा खोटा शब्द में समास बताइए। चलो भैया, आपको ये बात पता है, इतना आसान सा प्रश्न है, सोचना ही नहीं है। खरा खोटा में द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? तो आप कहेंगे द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास दिया हुआ है। तत्पुरुष में क्या होता है? यहाँ पर एक बात और, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं भाई? प्रधान होते हैं। यहां क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है? तो द्विगु में कहेंगे कि पूर्व पद आपका, मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान होता है। यहां पर लिख सकते हैं उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण होता है। मेरे साथियों, जितनी बात लिख रहा हूं इस क्वेश्चन के अंतर्गत सब पढ़ लेना, क्वेश्चन आपका आना तय है। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव लेकर के आ सकूं। ऐसा नहीं है कि हमारा DL ख़त्म हो गया, DL खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई। हम आपको यहाँ पर इस चैनल पर CTET का भी पढ़ाएंगे। CTET अभी आपका AEDO का आया है, उसके लिए भी मैं हिंदी की चर्चा करूँगा। यानी जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट जो आपका चपरासी है, पियोन है, ठीक है, उसकी एग्ज़ाम डेट की चर्चा चल रही है। बहुत जल्द ही, यानी सितंबर में एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, तो उसकी भी हम हिंदी पूरी तरह से पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यह करें कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो भैया, अगर आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये किस वाक्य का उदाहरण है? करें संदेहवाचक। जब संदेह की बात होती है तो संदेहवाचक होता है। क्या आपको इस वाक्य में कहीं संदेह की बात है? और संदेह में जानते हैं क्या होता है? यदि तो। संदेह की पहचान है यदि तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, हालांकि संदेह में थोड़ा सा संदेह होता है, यदि तो वाले में क्या संकेतवाचक हो जाता है। क्षमा चाहता हूं, इसको संकेत मान लीजिए। यदि तो में होता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक हो जाता है। और संदेह में क्या होता है? जैसे हम कहते हैं शायद आज वर्षा हो। शायद आज वर्षा हो। शायद आज वर्षा हो, ये संदेहवाचक है, इसमें संदेह बना हुआ है। यदि तो का मीन्स ये हुआ कि यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, तो यहां पर संकेत देता है। ये संकेतवाचक का उदाहरण है। ठीक है, और निषेधवाचक वाक्य, कोई भी वाक्य, मैं नहीं पढ़ता हूं, ठीक है, या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ये निषेधवाचक है। लेकिन इच्छावाचक क्या होता है? इच्छावाचक में अपनी इच्छाओं को जब व्यक्त करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आप सफल अवश्य होंगे। आप सफल अवश्य होंगे। ठीक है, अवश्य होंगे। ठीक है, तो यहां पर इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, इच्छावाचक वाक्य होता है। विकल्प आपके यहां पर डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहां पर अपनी इच्छाओं को शुभेच्छा के लिए दिया जाता है। शुभ इच्छा, यानी इसको कहते हैं शुभेच्छा। ठीक है, इसके लिए इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और एक बात मैं और बता देता हूं यहीं पर वाक्य के बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, हम जब वाक्य की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। चलिए, हम जब साथियों वाक्य की बात करते हैं कि वाक्य दो आधारों पर
एक मैं लिख रहा हूं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा मैं लिख रहा हूं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। ये जितने भी वाक्य के भेद हैं ये सभी अर्थ के आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर हैं। किस आधार पर? तो आप कहेंगे अर्थ के आधार पर इनका वर्णन किया गया है। क्लियर बातें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 5 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक्सीड के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है। मतलब इसका हिंदी आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और नहीं होगा तो इसका हम आज जो है आपको कुछ चीजें दे देंगे, प्रोवाइड जरूर करा देंगे। कह रहे एक्सीड के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा है? अनुकूल होना, संक्षेप करना, कमी करना या मान लेना। देखिए, एक्सीड का अर्थ क्या होता है? एक्सीड मीन्स होता है साथियों मान लेना, किसी चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना, मान लेना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सीड, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर पढ़ा दीजिए, हम मान लिए, हमने कहा ठीक है हम पढ़ाएंगे आपको, एक्सीड कर लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि शब्दों के सार्थक समूह, ध्यान रखना, शब्दों के सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाता है वह कहलाता है। ध्वनि है, वाक्य है, शब्द है या शब्दांश है, इसी को तो हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। वाक्य जो होता है यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। भाषा की, लिख लेना इसको, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा की, या भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, पूर्ण सार्थक इकाई। 2 बातें हैं। पहली बात मैंने लिखा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, या फिर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी है। तो इन दोनों का आंसर होगा वाक्य। शब्द क्या होता है? इसके लिए आता है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की, ऐसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई तो क्या होती है? शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों का जो अंश होता है उसे शब्दांश कहते हैं। ध्वनि क्या होता है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, या छोटी मौखिक इकाई है, मौखिक इकाई है। अब बताइए, इसमें मैंने आपको कितना प्रश्न करा दिया? लगभग 4 प्रश्न यहीं से करा दिया। अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर कह दे कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को प्रकट किया जाता है वह कहलाता है क्या? उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। क्लियर बातें? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक एक ऑप्शन को चेक करते हुए, जानते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आना तय है। यह कह रहे परलोक का विशेषण क्या होगा। अब सुनिए ध्यान से, यहां से हम आपको 3, 4, 5 प्रश्न हल करा देंगे। देखिए, हम कहते हैं परलोक, आंसर बताइए तब तक सभी लोग। परलोक, हम कहते हैं समाज, हम कहते हैं राजनीति, हम कहते हैं भूगोल, भूगोल। ये जितने भी शब्द आप देख सकते हैं, ऐसे शब्दों में जब हम लोग एक प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं, किसका? तो आप कहेंगे कि जब सर एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, एक प्रत्यय को किसी में जोड़ दिया जाता है, चाहे परलोक हो या समाज हो, चाहे परलोक हो चाहे समाज हो, चाहे वो राजनीति हो चाहे भूगोल हो, एक प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनेगा वो यहां पर बन जाएगा आपका, परलोक में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पारलौकिक, पारलौकिक। ठीक है। हम लोग जब समाज में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाता है आपका सामाजिक, सामाजिक। हम लोग राजनीति में जब शब्द जोड़ते हैं तो ये बन जाता है राजनैतिक, राजनैतिक। और जब एक प्रत्यय का प्रयोग हम लोग भूगोल में करते हैं तो ये जाता है भौगोलिक, भौगोलिक। अब सुनिए ध्यान से, एक एक बातों को इसलिए कहा बहुत गहराई से सुनना है।
और एक एक चीजों को सुनते हुए आगे बढ़ना है। सुनिए, देखिए यहां पर चाहे परलोक की बात करते हैं, चाहे समाज की बात करते हैं, चाहे राजनीति की बात करते हैं, चाहे भूगोल, ये सभी संज्ञाएं हैं। लेकिन मेरे साथियों, जब यहां से एक प्रत्यय लगने के बाद जो आपका शब्द निकल करके आता है, ये सभी शब्द आपके विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी आपके विशेषण हो जाते हैं। यानी एक प्रत्यय से लग करके बना हुआ जो शब्द होता है यह विशेषण होता है। तो यहां पर परलोक, परमलोक गलत है आपका, परलोकी गलत है, पारलौकिक, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। बोलिए, ये क्वेश्चन पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? और ये क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, 100% फिक्स है, रट लेना है इसको। अगला क्वेश्चन है कि गाल बजाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जैसे गाल बजाना नहीं कहते हैं गांव में, बहुत गाल बजा रहे हो तो गाल बजाने का मतलब होता है डींग हाँकना। क्या होता है? डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 9 नंबर की। करें इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलो, वाक्य शुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है। देखिए यहां पर कह रहा है कि वकीलों ने कागजों की जांच की, यह सही वाक्य है। इत्र में सुगंध है, सही है। वह डाल महीन है, उसने तो हस्ताक्षर कर दिए, ये आपका सही है, क्योंकि हस्ताक्षर जो होता है ना, ये इसका प्रयोग हम लोग बहुवचन में करते हैं। बहुवचन के रूप में हस्ताक्षर का प्रयोग होता है, सदैव बहुवचन होता है। और यहीं से कर दिए होगा, ये बिल्कुल सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया होता तो गलत होता। यहां पर एक जगह गलती है, वह डाल महीन है। वह डाल महीन है, ये नहीं है, डाल महीन नहीं होती है। डाल क्या होती है? पतली होती है। डाल क्या होती है मेरे दोस्तों? पतली होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके गलत हो जाएंगे, अशुद्ध वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नदी कल कल करते हुई बहती चली जा रही है, चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? पहली बात तो हम ये समझेंगे कि पदबंध होता क्या है। आपको शॉर्टकट में बताता हूं, और यहां से पदबंध को आप एकदम आराम से समझ पाएंगे कि भाई पदबंध क्या होता है। सुनिए, पद क्या होते हैं? शब्द और पद में अंतर होता है। एक होता है शब्द, एक होता है पद। सब कुछ बता चुका हूं। शब्द क्या होते हैं? जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं राम, शब्द है। हम कहते हैं श्याम, ये शब्द है। लेकिन अगर इनका वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाए तो ये पद हो जाएंगे। हम कहते हैं राम और श्याम, राम और श्याम, श्याम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो राम और श्याम जो है अलग अलग, जब हमने अलग अलग लिखा था तो ये शब्द थे, लेकिन जैसे इनका वाक्यों में हमने प्रयोग कर दिया ये पद हो गए। अब सुनना ध्यान से, जब हम राम और श्याम की बात करते हैं तो राम भी संज्ञा, श्याम भी संज्ञा, दोनों संज्ञा हो गई। और यहां पर देख सकते हैं कि राम और श्याम को हमने और से लगा करके, योजक शब्दों को लगा करके हमने एक पद के रूप में इनको बांध दिया। और पदबंध में यही हो गए, जब पद किसी वाक्य में बंध जाते हैं तो ये पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदबंध। पदबंध में 2 या 2 से अधिक शब्द होने चाहिए, या तो 2 शब्द, या तो 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 से अधिक शब्द। बहुत गहराई से बता रहा हूं भाई, इतनी मेहनत से बता रहा हूं। अगर इसको आप पढ़ लेंगे ना, आप ये मत देखा करिए कि किसके यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर हैं, आप ये मत देखा करिए कि किसके कितने व्यूज जा रहे हैं। व्यूज बढ़ाने वाले आप लोग हैं, व्यूज कोई नहीं बढ़ाता है, व्यूज आप लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहां से आपको जो बेनिफिट होगा ना, जब आप एग्जाम देके निकलेंगे और आपके चेहरे पर जो खुशी होगी, जब हिंदी में आप 24 क्वेश्चन 25 में आप 25 से लेकर के, यानी 24 से लेकर के 25 करके आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर ने जो पढ़ाया था वो वास्तव में सही था, वो गलत था। अब देखिए यहां पर तो आपको पदबंध मैंने बता दिया, पदबंध होता क्या है, ठीक है, पूरी बातें मैंने बता दिया। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें कौन सा पदबंध है। यह करे कि नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी। तो कलकल कैसे करती हुई? कलकल, तो कलकल जो होगा यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान सुनना, क्रिया विशेषण होगा। पदबंध बहुत अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है। नदी क्या होगा? यह संज्ञा होगा, यह संज्ञा है। और कलकल क्यों क्रिया विशेषण क्यों है? क्योंकि कलकल करती हुई, कैसे करती हुई? कलकल करती हुई, तो करती हुई ये क्रिया है। करती हुई, मैं आपको क्रियाओं को अलग अलग चिन्हों से डिनोट करता हूं। करती हुई ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया।
और कैसे कर रही है? कल कल कर रही है, यानी कल कल जो है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। क्रिया की विशेषताओं को बताने वाले जो शब्द हैं यह क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अब सुनिए, करती हुई, फिर कह रहा है बहती, यानी बहना एक क्रिया हो गया। बहती, चली, चलना एक क्रिया हो गया। ठीक है। जा रही, यानी जाना एक क्रिया हो गया, रहना एक क्रिया हो गया। मतलब ये कि जब कई क्रियाएं एक साथ किसी पदों में बंध जाती हैं तो इसी को हम लोग पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई क्रियाएं यानी दो या दो से अधिक क्रियाएं किसी पद के रूप में बंध जाती हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी क्रियाएं एक पद में बंध गई हैं, जिसमें लगभग 1 2 3 4 5 लगभग 5 क्रियाएं हैं टोटल। इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर क्रिया पदबंध होगा। अच्छा, कल कल विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्रिया विशेषण शब्द केवल एक ही है और एक शब्द से कभी भी पदबंध नहीं बन सकता। पद है ये। अगर दो क्रिया विशेषण रहता तो हम कहते क्रिया विशेषण पदबंध भी है और साथ ही साथ क्रिया पदबंध भी है, दोनों हम बोलते। फिर यहाँ पर क्रिया विशेषण एक ही है, इसलिए ये नहीं होगा। और बहुत सारी जो क्रियाएं वो एक पद के रूप में बनी है, इसलिए क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। इतना स्पष्ट रूप से जो मैंने बताया है वो इतना याद कर लेना, कोई नहीं बताएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पिछली वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन बताया था, दमदार क्वेश्चन है ये और इतना आसान है कि समझना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे कह रहे, इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? मेरी बात थोड़ी सुन लेना, इसके बाद इसको हल करना, आंसर बाद में, पहले इसको सुनिए। ये रहा आपका कर्तृवाच्य, सुन लीजिए। कर्तृवाच्य, ये हो गया आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्लास के दौरान सब बताया हूं। ये भाववाच्य, एक एक चीजों को मैंने लिखवाया है इसको भाई, इतने अच्छे से लिखवाया है, आप नोट्स उठा करके देख लेना। जो कर्तृवाच्य होता है मेरे दोस्तों, इसमें कर्ता अपने कर्ता के रूप में विद्यमान होता है, यानी कर्ता अपने मूल रूप में विद्यमान होता है, इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है? यानी कर्ता के साथ ने लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। अगर मान लीजिए वाक्य आपका भूतकाल का है तो ने लगेगा, लेकिन अगर नहीं भूतकाल का वाक्य है, वर्तमान या भविष्यत काल का है तो ने नहीं लगेगा। मैंने बताया है। तो कर्ता मूल रूप से विद्यमान कर्ता के रूप में ही होता है। लेकिन जो कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, इसमें जो कर्ता होता है, कर्ता यह साधन के रूप में मौजूद होता है। किस रूप में? साधन के रूप में। साधन के रूप में। साधन के रूप में का अर्थ क्या होता है? समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि आप सांप को मारते हैं, किससे मारेंगे? लाठी से। तो लाठी आपका साधन हुआ, आप हुए कर्ता, सांप हुआ कर्म, और जो लाठी से मार रहे हैं यह साधन के रूप में हो गया, यानी करण हो गया। तो साधन के रूप में इसका अर्थ है कि हमारे कर्ता के साथ विशेष तौर पर से लगा होगा या के द्वारा लगता है, से या के द्वारा। तो जहां भी कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा दिखे वहां समझ जाना चाहिए कि जो कार्य करने वाला है वह कर्ण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कर्ण का मतलब साधन के रूप में। अब देखिए कहां पर हुआ है, कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है। मिट्टी उठाई तो जा रही है, लेकिन किससे उठाई जा रही है? कुदाल से। तो आप बताना कि जो उठाने का काम, मिट्टी को उठाने का काम जो कर रहा है उसके साथ तो से लग गया, और क्या उठाई जा रही है? मिट्टी। तो उठाना क्रिया क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया होगा, और सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्मवाच्य प्रयोग में आता है, इसलिए इस वाले वाक्य में कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। अगला, वृद्ध से बैठा नहीं जाता। तो बैठना जो क्रिया होता है मेरे दोस्तों, यह आपका सकर्मक नहीं बल्कि अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? तो आप कहेंगे कि सर ये अकर्मक क्रिया है, बैठना, उठना, चढ़ना, है ना, ये सब। लेकिन बोलना अगर कहते हैं तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब किससे? आप कहेंगे वृद्ध से। तो वृद्ध के साथ भी से विभक्ति लगा हुआ है, और से विभक्ति का मतलब है कि साधन के रूप में मौजूद है। साधन के रूप में मौजूद है तो या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य। चूंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी सकर्मक क्रिया के साथ कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, और भाववाच्य के साथ जो है वो अकर्मक क्रिया के प्रयोग, केवल अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो बैठना अकर्मक क्रिया है, इसलिए ये वाक्य आपके भाववाच्य के हो जाएंगे। देख लेना, एक ही बार में मैंने टोटल बता दे रहा हूं आपको। दो तो वैसे ही खारिज हो गए, सुनिए ध्यान से। तीसरा, भारत ने, जरा बताना कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो उपग्रह छोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? भारत कर रहा है ना। और भारत के साथ जरा बताना, कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाना
यानी ये कर्तृवाच्य। मेरे दोस्तों यही कर्तृवाच्य है और यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आप कहेंगे सर जरा बता दीजिए अब कि डी वाले ऑप्शन में न तो ने लगा है और न ही से लगा है। सुन लीजिए ध्यान से, न तो ने लगा है न ही से लगा है। समस्या उत्पन्न हो गई। अब समस्या उत्पन्न हो गई तो फिर होगा क्या? तो जरा सुनना, यहां पर भारत ने एक नया यहां पर पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है तो भाई पुस्तक को पढ़ने वाला तो होगा ना कोई कोई, जो करता है वह पुस्तक को पढ़ने के रूप में होगा। मान लीजिए हमने कहा कि राम से, किससे? राम से, या राम के द्वारा। तो जिसके द्वारा या जिससे पुस्तक पढ़ी जाती है ये क्या होगा? यहां पर कर्ण के रूप में मौजूद है और कर्ता यहां पर छिपा हुआ है। आप ऐसे कहिए, मैंने कहा कि बैठा नहीं गया, किससे नहीं बैठा गया? उससे नहीं बैठा गया, वृद्ध से नहीं बैठा गया। तो यहां पर पुस्तक पढ़ी तो गई, लेकिन किसके द्वारा? किसी न किसी के द्वारा पढ़ी गई है, ये छिपा हुआ है वाक्य में। तो जब किसी के द्वारा आ गया कर्ण, यानी यहां पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या होगा? कर्मवाच्य। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पूरा डीप बता रहा हूं, पूरी डीप बता रहा हूं आपको, इतना क्लियर कट बता रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए ध्यान से। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह कह कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। ठीक है, तब शायद वह अवश्य आएगा। तब शायद और अवश्य, एक जगह शायद कर रहे हैं और एक जगह अवश्य कर रहे हैं, और दोनों का प्रयोग एक साथ कभी हो नहीं सकता। गलत है, यह शुद्ध नहीं है। यह बात कोई को मत कहना, कोई को नहीं किसी को मत कहना, और किसी को नहीं किसी से मत कहना, इसलिए यह भी गलत है। सड़क में नहीं सड़क पर होता है, यह भी गलत है। तो इसमें यहाँ पर गलत है, इसमें यहाँ पर गलत है, इसमें शायद और अवश्य में गलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर कोई भी अशुद्धि नहीं है कि वह शुद्ध वाक्य है आपका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। करे शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत कौन सा आता है? करे लक्षणा है, रस है, अलंकार है। ये नहीं, लक्षणा आता है। देखिए शब्द शक्ति की बात करें, सुन लीजिए ध्यान से, हम बात करें अगर शब्द शक्ति की, शब्द शक्ति की, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है अभिधा, अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा, और तीसरी होती है व्यंजना, व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियां होती हैं कुल मिलाकर के। बस 1 सेकंड दोस्तों रुकिए। चलिए देखिए, अभिधा क्या होता है? इसमें शब्द का मूल अर्थ यहां पर पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि गाय खड़ी है, गाय खड़ी है। तो जब हम कहेंगे गाय खड़ी है, तो गाय कौन सी खड़ी है? वही गाय जिसको हम लोग माता स्वरूप मानते हैं, वही गाय जिसकी एक पूंछ है, 4 टांगे हैं, वो गाय खड़ी है, वो गाय जो दूध देती है। सामान्य अर्थों में हम गाय का अर्थ ले रहे हैं। लक्षणा में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति में गाय के लक्षण मिलने लगे तो लक्षणा हो गया। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सीता गाय है, सीता गाय है, तो क्या कभी सीता गाय हो सकती है? नहीं। गाय का मतलब वो सीधी साधी पशु, उसी प्रकार सीता को एक सीधा साधा पशु के समान बताया गया है। ठीक है ना? तो सीता गाय है, मतलब गाय का अर्थ है कि बहुत ही सीधी लड़की है। इसका वर्णन क्या कि सीधी लड़की है। ठीक है ना? तो यहां पर अगर गाय जैसे लक्षण सीता में मिले तो इसका अर्थ है कि यहां पर लक्षणा सब शक्ति होगा। जैसे मैं कहता हूं कि गोपाल बैल है, कभी गोपाल बैल हो सकता है? नहीं। तो बैल का अर्थ है मूर्ख। अब यहां पर व्यंजना क्या होता है? व्यंजना में यहां पर अर्थ अलग निकलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि घर चलते हैं, घर चलते हैं, यानी आपके कहने का कुछ ना कुछ आशय है। हम जब कहते हैं घर चलते हैं तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि भाई अब घर चलिए, शाम हो गई है, ऐसे आप अलग तरीके से बोलते हैं जब, तो यहाँ पर व्यंजना सब शक्ति हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है? तो यहाँ पर लक्षणा, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये सब शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहे कि नाटे कद के व्यक्ति, ध्यान देने ये नाटे है, माफ करना, ये बोल रहा है कि नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है। राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है। इस वाक्य में शब्द शक्ति है, सुनिए ध्यान से। नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। पहला बोल रहा है अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है और इनमें से कोई नहीं। जरा ये बताना कि अगर नाटे कद का व्यक्ति है ना, और आप कह रहे हैं कि ऊंट आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप व्यंग कस रहे हैं। आप जो है वो व्यंग कस रहे हैं, क्योंकि नाटे कद का व्यक्ति कभी भी ऊंट नहीं हो सकता, ऊंट जैसा लंबा नहीं हो सकता। अगर आप ये कहते कि ऊंचे कद के व्यक्ति को देख करके, है ना, ऊंचा कद का व्यक्ति रहता, तो ऊंचे कद के व्यक्ति को देख करके आप कहते कि राहुल, आप कहते कि ऊंट आ रहा है, तो फिर ऊंट जैसा लक्षण इसमें पाए जाते तो लक्षणा होता। लेकिन यहाँ पर लक्षणा नहीं होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो शब्द शक्ति होगी वो कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। कौन सी? तो आप कहेंगे यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि काव्य में जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब समानता दिखाई जाती है, जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि वह, हम ऐसे कहते हैं कि मुख चंद्रसा है, चंद्रसा है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो आप कहेंगे, क्षमा चाहता हूं, कौन सा अलंकार होगा? तो आप कहेंगे मुख चंद्र सा है। इसका मतलब है कि सा सी सो उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अनुप्रास क्या होता है, यमक क्या होता है, आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं अनुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास या अंत्यानुप्रास अलंकार। सुनिए ध्यान से, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वर्णों की जो आवृत्ति होती है इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं, न कि छेकानुप्रास कहते हैं। छेकानुप्रास में क्या होता है कि अगर इसी को बोलता है कि वर्णों की आवृत्ति क्रमतः अगर हो या क्रमशः आवृत्ति हो तो छेका होता है। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है या हम कहते हैं वाक्यों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। वैसे शब्दों की आवृत्ति ज्यादातर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रश्न और सुन लीजिए। यहां पर क्वेश्चन आपको दो और बता रहे हैं। पहला प्रश्न, अलंकार के भेद पूछ सकता है। अलंकार के भेद, तो आप कहेंगे कि भाई अलंकार के कुल मिलाकर के 3 भेद है। कितने भेद? 3 भेद है। एक होता है आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। उभयालंकार, ठीक है, ये 3 भेद हैं। अगला प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे कि चलिए बताइए भैया कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, तो आप कहेंगे कि भैया अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास। सुन लेना, पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा अनुप्रास का भेद नहीं है, ऐसे देगा, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा होता है आपका, वृत्त्या के बाद तीसरा होता है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। चौथा जो अलंकार होता है लाटा के बाद वो होता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। और 5वां होता है श्रुत्यानुप्रास। 5वां होता है श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो अलंकार के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मैं परिवर्तन चिर नवीन समय के पंखों पर आसीन में कौन सा अलंकार है? तो मैं परिवर्तन चिर नवीन, मैं क्या है? परिवर्तन चिर में, मैं शरीर को एक तरह से कहते हैं, तो चिर नवीन नए कपड़ों की तरह, जैसे पुराने कपड़े छोड़ करके इस तरह से होता है ना आपका, तो मैं परिवर्तन चिर नवीन,
यानी मैं को जो है वो नए कपड़ों के साथ इसने सीधा अभेद रूप से वर्णन किया है, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। किसी को किसी का रूप दे देना फिर रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का रहा है। थोड़ा सा हम लोग तेजी से करेंगे, लग रहा है कि आज 25 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। टोटल 50 क्वेश्चन है, आज 25 क्वेश्चन करेंगे। सुबह में हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कब अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आज एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे 25 क्वेश्चन तक। इसके बाद 25 क्वेश्चन जो शेष बच रहे हैं वो कल सुबह कर देंगे, और एक 50 क्वेश्चन का वीडियो फिर शाम को करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज लग रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे कि मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में अलंकार कौन सा है। मंद हंसी मुखचंद जुलाई, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो हंसी है मुखचंद, यानी उस पर जो है वो चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा की मुख होती है जुन्हाई, ठीक है ना। तो जुन्हाई का मतलब क्या होता है, जुन्हाई मीन्स होता है चांदनी, चंद्रमा या चांदनी। तो उसके जो मुख हैं एक तरह से उसके समान, जैसे वो हंसी उस पर होता है, तो उसको रूप इसका भेदित कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर अलंकार जो हो जाएगा ये रूपक अलंकार होगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है। तो चांदनी को उनके मुख पर अभेद रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है, उसको रूप मान लिया गया है। अगला कार्य कि उन्नत हिमालय के धवल, धवल मीन्स होता है एक तरह से सफेद, वह सूरसरी, सूरसरी का अर्थ क्या होता है, सूरों की सरिता, गंगा को कहते हैं सूरसरी। सूर माने देवता, सरी माने होता है नदी, तो सूरों की नदी जो है कि गंगा को। सूरसरी यों टूटती, देखिए यों शब्द का प्रयोग आ गया है। करे ओ उन्नत हिमालय के धवल वह सूरसरी यों टूटती, मानो, मानो भी आ गया आपका, मानो पयोध। पयोध का अर्थ क्या होता है, एक शब्द आता है पयोध, पयोध, एक शब्द आता है पयोध, पयोध, एक शब्द आता है पयोध, ठीक है। पयोध माने, पय माने होता है जल, और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, बादल। एक होता है पयोद और एक होता है पयोध। तो कह रहे मानो पयोध से मानो पयोध से धारा के दुग्ध धारा छूटती। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मानो की बात किया है ना, तो मानो का अर्थ क्या हो गया, उत्प्रेक्षालंकार। अगर मनु मानो जनु जानो इत्यादि वाचकों से प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। श्लेष अलंकार, जैसे हम कहते हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। या हम कहते हैं चरण धरत चिंता कर चितवत चारहूं और सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। रूपक चरण कमल बंदो हरिराई, लिख लेना, चरण, चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई, हरिराई, यहाँ पर रूपक होता है। और यमक जानते ही हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। या हम ये कहते हैं कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। आगे बढ़ेंगे, करे मोहब्बत एक मीठा जहर है। सुनना ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करे मोहब्बत एक मीठा जहर है। भाई मोहब्बत एक मीठा, कभी जहर मीठा होता है क्या, नहीं होता है। और मोहब्बत कभी भी जहर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो जहां पर विरोध न होने पर भी, विरोध न होने पर भी, विरोध नहीं किया गया है, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो, आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। छंद शब्द यहाँ पर कह रहा है छिदी, यही पहला वाला ही सही हो जाएगा आपका। छिदी धातु से बना हुआ है आपका छंद शब्द, ठीक है ना। और छंद के जो प्रणेता हैं, ये पूछा जा सकता है, छंद शब्द के प्रणेता जो हैं, छंद के जो प्रणेता हैं, छंद के प्रणेता, प्रणेता, प्रणेता हैं, इनको पिंगल नाम के ऋषि जानते, पिंगल, पिंगल ऋषि हैं। इसीलिए छंद का दूसरा नाम, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का दूसरा नाम
इसीलिए पिंगल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है। निम्न पंक्ति में कौन सा छंद है यहां पर देखिए, कह रहे मानुष है तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। इंद्रवज्रा है, सवैया है, कवित्त है, उपेंद्र वज्रा है। कभी कभी ऐसे छंदों को पहचानने में थोड़ी सी गलती इसलिए हो जाती है कि यह वाक्य पूरा नहीं दिया जाता है ना। और पेपर को सेट करने वाला ये नहीं जानता है कि हम सेट क्या कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता दें पहले ही यहाँ पर सवैया छंद है। अगली लाइन देता तो और स्पष्ट होता। सवैया छंद में होता क्या है, यह एक वर्णिक छंद है। पहली बात तो जान लीजिए कि यह कैसा छंद है, आप कहेंगे वर्णिक छंद है। ये वर्णिक छंद है। सवैया छंद में प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जगड़ तगड़ का योग होता है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए 22 से 26 वर्ण। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 वर्ण हैं। तो 24 वर्ण का मतलब क्या हुआ, सवैया छंद हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। कह रहे कि पांचाली रीत का संबंध किस काव्य गुण से है। माधुर्य गुण है, ओज गुण है, या प्रसाद गुण है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए कि पांचाली रीत का संबंध, पांचाली तो प से प्रसाद गुण है। बेसिकली प्रसाद होता क्या है समझिए। यहाँ पर प्रसाद गुण जो है वो शांत रसों में पाया जाता है। प्रसाद गुण यानी जिस काव्य को पढ़ने से हमारे मन में एक कह सकते हैं कि खुशी की बात होती है, जहाँ पर मन प्रफुल्लित हो जाए, इसमें आनंद की बात हो, हृदय सहृदयता से भर जाए, तो वहाँ पर प्रसाद गुण पाया जाता है। विशेष तौर पर शांत रसों में ऐसे गुण देखने को मिलते हैं। किसमें, तो शांत रस में। ठीक है, और ध्यान रखना प्रसाद गुण एक बात और, शांत रस का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, एक रैदास की पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ध्यान रखना ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति जो है वो रैदास की पंक्ति है। अब हमने चर्चा ही कर दिया तो एक और चर्चा कर देते हैं आपसे। ठीक है, एक और पंक्ति है तुम चंदन हम पानी, केवल यही है, तुम चंदन हम पानी, हम पानी। ये जो पंक्ति है ये विद्यानिवास मिश्र की है। विद्यानिवास मिश्र की ये पंक्ति मानी जाती है, तुम चंदन हम पानी। क्लियर होगी बातें। लेकिन इसमें नहीं है तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र, इसको छोड़ दीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ पर शांत रस पाया जाता है, प्रसाद गुण है इसमें। ओज गुण कहाँ होता है, तो वीर रस में, वीर रस में ओज गुण होता है। ठीक है, इसके बाद रौद्र रस, रौद्र रस में पाया जाता है। माधुर्य गुण किस में होता है, तो आप कहेंगे श्रृंगार में होता है, वात्सल्य में होता है, इसमें आपके माधुर्य गुण पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वात्सल्य रस, देखिए अभी क्या चर्चा कर दिया। वात्सल्य रस किसे कहते हैं, करे करुणा के भाव को कहते हैं, बाल सुलभ भाव को कहते हैं, निर्वेद के भाव को, घृणा के भाव को। जब कभी भी घृणा की बात होती है ना, तो वहां पर बीभत्स रस का प्रयोग किया जाता है। किसका, आप कहेंगे सर बीभत्स रस, बीभत्स रस। इसका जो स्थायी भाव होता है, मैंने लिखवाया है कि बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है, घृणा होता है। इस रस का जब किसी चीज को पढ़ते हैं और घृणा उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर बीभत्स रस पाया जाता है। ये जो रस है बीभत्स रस, इसका प्रयोग तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में किया है।
बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ, पूछा गया क्वेश्चन है, लंका कांड में किया है, शिक्षक भर्ती में आया है, आने की संभावना प्रबल है। ठीक है, बेसिकली इस रस का प्रयोग कम देखने को मिलता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड, ये रामचरितमानस का छठा कांड होता है। कौन सा? छठा कांड होता है। निर्वेद, तो जो शांत रस होता है आपका, शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है सम या निर्वेद, सम या निर्वेद। ठीक, अब शांत रस के बारे में बता देता हूं। कबीर की पंक्तियों में ज्यादा, कबीर की पंक्तियों में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, शांत रस का प्रयोग ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे कबीर की एक पंक्ति है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ये कबीर की पंक्तियां, इसमें शांत रस पाया जाता है। इसके बाद हम करुणा के भाव का देते हैं। करुणा, एक होता है करुण रस, करुण रस, इसका अस्थायी भाव होता है शोक। किसी के चिर विरह और मरण में जो शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, जब यही अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से रस की निष्पत्ति करता है, तो करुण रस कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमको आपको बतानी है, उस रस का भैया नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट रस है, इस रस का नाम है बाल सुलभ, और सही आंसर बाल सुलभ ही होगा। बाल सुलभ का मतलब क्या होता है समझिए। एक रस होता है वात्सल रस। वात्सल रस पाया कहाँ जाता है? गुरु का शिष्य के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य के प्रति तथा माता का पुत्र के प्रति प्रेम, तथा माता का पुत्र के प्रति प्रेम, पुत्र के प्रति प्रेम, यही वास्तविक प्रेम है। बाकी दुनिया का सारा प्रेम अधूरा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन हो जाएगा, सपोज करिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आप कहेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया है डीएलएड में, तो मुझे पता है क्या मिलेगा, आप मुझे कुछ दिए नहीं, लेकिन मुझे इतनी बड़ी खुशी मिल गई कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का जो है आज वो बिहार डीएलएड में सिलेक्ट हो गया है, और वो टीआरई 5 की वैकेंसी को देख सकता है, और उसको शिक्षक भर्ती बनाना है, किसी तरह से उसको शिक्षक बनाना है, बहुत खुशी मिलती है। माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, जैसे यशोदा माता जब भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं तो कहती हैं, वहाँ पर वर्णन किया गया है, आपको किया गया है सूरदास के द्वारा, कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे मल रहाय दुल्हावे, जाय सोई कछुगावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है जब वो बालक है, तो हल रावे मतलब हिलाती हैं, हल रावे मल रहाय दुल्हावे, दुलराती हैं मतलब पुचकारती हैं उसको, जैसे नहीं कहते हैं ऐसे ऐसे मटक करके माताएं ऐसे करती हैं, तो फिर बालक कैसे उसकी भौहें को देखता है तो वो सोचता है कि उसको हंसी आती है। तो हल रावे मल रहाय दुल्हावे, जाय सोई कुछ गावे, और मन में जो कुछ उनके आता है वो गाती हुई चली जाती हैं। तो जब माता का पुत्र के प्रति कहीं प्रेम दिखता है तो वहाँ पर बाल सुलभ प्रेम होता है। और वात्सल रस का अर्थ क्या होता है? वात्सल रस, यहाँ पर जो प्रेम होता है वो किसके प्रति होता है? पुत्र के प्रति या शिष्य के प्रति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 25। साथियों आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन इसके बाहर भी हैं, हमने 26 लिया है, हमने 27 लिया है, 28 लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हमने ले रखा है इसमें। लेकिन समस्या ये है कि थोड़ा सा जो है कि इसकी जो कलम है लिखने वाली वो डिस्चार्ज हो चुकी है, तो इसलिए हम अगली वीडियो में, मतलब वीडियो हम सुबह डालेंगे। एक वीडियो कल सुबह मिलेगा 25 क्वेश्चन का, एक वीडियो आपको मिलेगा शाम को जो 50 क्वेश्चन का रहेगा महामैराथन के रूप में। तो आज के लिए मुझे खेद है कि मैं 50 क्वेश्चन का करा नहीं पाया। करें, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? और निश्चल का होता है नियोग, छल बराबर निश्चल होता है। विसर्ग के पहले कभी भी आपका ई आ जाए और इसके बाद छ आ जाए तो ध्यान रखना कि इस विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? स में। तो हो जाता है निश्चल, और यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। साथियों बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, हमको कराने हैं। हम कल देखिए टुमारो यानी कल हम आपको सुबह यानी लगभग वही मान के चलिए कि 11 बजे के आसपास, 11 AM के आसपास, ठीक है, या तो 11 AM टाइमिंग हटा दीजिए, आज मैं मेंशन कर दूंगा, वैसे जैसा भी होगा रात में, तो रात में मेंशन भी कर सकता हूं, लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं 11 बजे इसको अपलोड करूंगा सुबह में।
एक वीडियो आपको शाम में मिलेगी, इवनिंग में। ये तो मॉर्निंग का है आपका, ठीक। कल इवनिंग में भी एक वीडियो मिलेगी जो आपका 50 क्वेश्चन की रहेगी, ये आपका 25 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक ना। तो आपके 2 वीडियो कल मिलने वाले हैं बड़े बड़े। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना है, और ध्यान रखना कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि इसके बाद से हम जब भी क्लास लें आपका DLED तो निकल जाएगा, पक्का है। DLED कोई नहीं रोक सकता है। जितना पढ़ाए उतना पढ़ना, पूरा मैं रिवीजन करा रहा हूँ। इतना डिटेल हमने पढ़ाया है आज क्लास में कि अगर देख लेंगे तो आप मान के चलिए कि 25 में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो कल 2 वीडियो पढ़ाऊंगा उसको देख लेना, एग्जाम देना और फिर बताना कि सर क्वेश्चन इससे बाहर गया था, किसी के बीच रह गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करते रहें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, और हाँ, कुछ भी मत करिए लेकिन कमेंट आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट का फ़ायदा मुझे ये मिलेगा कि मैं ये समझ पाऊँगा कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है और कहाँ से आपको चीज़ें छूट रहा है, उसको भी मैं कवर कराने का प्रयास करूँगा। तो कमेंट जरूर लिखना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।